हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डे स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथ का क्लास पार्ट 10। ठीक है, पार्ट 9 तक हमने कर रखा था। आपने नहीं देखा तो जाओ, इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। और हाँ, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मंडे मॉर्निंग इसका जो कंप्लीट जो है मैं ऑल इन वन PDF फिर से एक बार नया तैयार करके दे दूंगा। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का रहेगा। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। एक फुटकर विक्रेता जो है निरंतर 5 महीनों से 5 महीने की सेलिंग की बात की गई है कि एक जो सेलर है, ठीक है, वो 5 महीनों में 6,843 रुपये, 6,742 रुपये, 5,690 रुपये, 8,690 और 9,430 रुपये की बिक्री करता है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट मंथ में उसने इतने रुपए की सेलिंग की, सेकंड में इतने की, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। ठीक है, इस क्रम में वो क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। बोल रहा है छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि टोटल औसत बिक्री मतलब एवरेज सेलिंग जो होनी चाहिए वो 7,500 होनी चाहिए, 500 रुपए की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये 7वें महीने की बिक्री नहीं दे रखा है। ठीक है ना, जैसे हम लोग निकालते हैं ना, जैसे एक पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तो इसका एवरेज क्या है, कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है 1 2 तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 5/2 मतलब 2.5। वैसे ही देखो 5 आंकड़ा दे रखा है, यहाँ पे 5 मंथ का डेटा दे रखा है, हमें छठे मंथ का निकालना है और 7 मंथ का एवरेज दे रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ लिखेंगे। ठीक है, और छठे का हमें नहीं पता तो हम x लिख के बटा में 6 से डिवाइड करो, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जो टोटल एवरेज है 7,500, तो बराबर करके यहाँ पे बराबर हम लिख देते हैं, सेम चीज़ है, 7,500 कर दो। ठीक है, और इनको जोड़ो, जो 1 से लेकर 5 मंथ तक का इनकम है, आप अपने कॉपी पे करना। ठीक है, तो हम जो जोड़ेंगे अगर 1 से लेके 5 तक का, तो मैंने ऑलरेडी जोड़ लिया है इसको। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो टोटल जोड़ने के बाद ये आ जाता है आपका लगभग कुछ 37,395 रुपये। ठीक है, 37,395, तो इसका वैल्यू रख दो 37,395। ठीक है, और ये 6 जब इस साइड जाएगा तो 75 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 रुपये आ जाएगा। तो वही चीज़ लिख देते हैं, 37,395 रुपये प्लस में x इक्वल टू क्या हो गया, हमें 45,000 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। अब देखो क्या करना ना, आपको छठे मंथ का ये हमने x मान रखा था, तो इसको इधर ले जाके माइनस करा दो। 45,000 में 37,395 को जब माइनस करा दोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 7,605 रुपये। सिंपली करना था, कुछ भी टफ नहीं था। ये आज का जो क्वेश्चन है ना, आगे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी देखने में लगेगा, उतना ही कैलकुलेटिव लगेगा, जो कि एग्जाम में आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो कि क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही लगेगा कि टफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। बस वो लॉजिकल है, जो ज़्यादा सोच सकता है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। मतलब ये मैं बोलूँ कि आप लोग बोलते हो क्वेश्चन ज़्यादा कराओ। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा कराना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में जैसा पूछता है वैसा क्वेश्चन कराना लाना मुश्किल और वो बड़ी बात है। ठीक है ना, अदरवाइज मैं तो बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन पड़े हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट, जो कि मैं डायरेक्ट उठा के आपको करा दूं, बट आपके एग्जाम के वो कोई काम किया नहीं। ठीक है, इसलिए वेट करो थोड़ा, जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो 100% आपके एग्जाम में आने वाला मिलेगा, फालतू क्वेश्चन नहीं। और फर्स्ट क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था एग्जाम से लेवल, बट अगर वैसे क्वेश्चन करते हो तो आपके एग्जाम वाला क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा, बोलेगा टोटल का एवरेज निकालो, बट हो सकता है कि कंडीशन आपको इतना ज़्यादा ना दे, 5-6 आंकड़ा तक दे, बट मैंने जानबूझ के इतना दिया था कि आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन खुद से करना। कैलकुलेशन खुद से करने से ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल को जोड़ दो। ठीक है ना, 253 प्लस 124 प्लस 255 प्लस सबको प्लस प्लस करके जोड़ दो, फिर काउंट करो टोटल कितने हैं, जितने होंगे उतने से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल को जोड़ो, टोटल को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है 3,681 को 9 से डिवाइड कर दो, बिकॉज टोटल 9 कितने हैं भाई, टर्म्स हैं, तो इनको क्या करेगा, डिवाइड करने के बाद 409 आ जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया इसको, है ना, क्योंकि अभी सॉल्व करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, मैं जब क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तो फिर वीडियो को रोकूँ, जब क्वेश्चन समझा देता हूँ, मैं जब बोलता हूँ कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो वीडियो को रोक के अब खुद से सॉल्व करो, फिर जाके मेरे सॉल्यूशन से आप लोग मैच कराना। ओके ना, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है भाई, जरा हम इसको जूम इन कर लें। ये बोलता है कि 9 संख्याओं का औसत जो है एवरेज है 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत जो है 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज जो है 35 है। तो छठी संख्या बताइए। देखो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है 9 संख्या है। ठीक है, टोटल जो है 9 संख्या है जिसका एवरेज जो है 30 है। ठीक है, उसी 9 संख्या में जो पहली 5 संख्या है, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्वेश्चन को समझना, टोटल 9 संख्या है
और इसमें जो देखो पहली 5 संख्या जो है इसका एवरेज है 25 है, ठीक है, और आखिरी 3 संख्याओं का, ये लास्ट का 3 संख्या हो गया, इसका एवरेज है 35। तो छठी संख्या बताओ, ये जो छठी संख्या बोल रहा है, छठी संख्या, छठी नहीं, छठी संख्या बोल रहा है, इसका ये क्या होगा वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा, इसका एवरेज दे रखा है तो 25 को जितनी संख्या है, 6 संख्या है ना, तो 6 से 5 संख्या है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इन सब का जोड़ मिल जाएगा। और आखिरी जो 3 संख्या है, 3 से हम 35 को मल्टीप्लाई कर दें तो इनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है वो मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ के तो ठीक है, जो वैल्यू आता है टोटल सम में से हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। मतलब टोटल 9 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो 30 इंटू 9 क्या होता है 270। ये 270 क्या हो गया, 9 संख्याओं का औसत मिल गया, ठीक है। पहली 5 संख्या का बोल रहे हैं, अब 5 संख्या का औसत 25 है, तो 5 इंटू 25 करो, 5 इंटू 25 क्या होता है 125 होता है, ठीक है। अब आखिरी 3 संख्या का बोल रहा है, कितनी है 3 संख्या और 35 औसत है, तो 35 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब क्या करो, ये 5 3 क्या हो गया 8, तो इन तीनों को जोड़ दो, इन दोनों को 8 संख्याओं का सम निकल जाएगा ना, और ये टोटल 9 संख्या का सम है, और ये इसको क्या बोलेंगे 8 संख्या का सम। तो 9 संख्या में से 8 संख्या का सम जब आप माइनस कर दोगे 40 आएगा, तो यही आपका छठा संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास बोल रहा है, ये देखो क्वेश्चन जो समझ गया वो सॉल्व कर लेगा, जो नहीं समझा वो 10 बार प्रैक्टिस के बाद भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज आप हिंदी में पढ़ो या फिर इंग्लिश में, बस कहना क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन समझना यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को वीडियो को रोक के एक बार पहले पढ़ लेना, फिर मैं बाद में सुनना, ठीक है। पहले खुद से पढ़ लो। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 ईयर्स थे, ठीक है। जब उनकी शादी हो रही थी तो उनके हस्बैंड और वाइफ की दोनों का जो एज को हम जब जोड़ते हैं हस्बैंड वाइफ की, तो जो एज आता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो चीज़ है 23, मतलब एवरेज है, ठीक है। औसत आयु है ना, तो मतलब इसलिए नाम ना, हस्बैंड वाइफ की एज को जब जोड़ के इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने लोग हैं उतने से डिवाइड करेंगे, तो 2 लोग हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो 2 से डिवाइड किया इनकी एज को जोड़ के तो 23 वैल्यू मिलता है, ठीक है। मतलब एवरेज एज क्या है 23 ईयर्स। तो बोल रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा होता था, ठीक है। 5 साल, उनकी शादी का 5 साल हो गया, तो उस 5वें साल में एक साल का बच्चा भी था उनके साथ में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1 साल का जब 5वें वर्ष में हुआ तो इनका बच्चा कब हुआ होगा, चौथे ईयर्स में ही जब बच्चा जन्म लिया होगा, तब तो 5वें साल में वो 1 साल का हो गया, ठीक है। तो जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय परिवार के तीनों सदस्यों का औसत आयु कितनी है, ठीक है। अब देखो बच्चे का जन्म किस ईयर में हुआ था, शादी के चौथे साल में। मैंने बताया क्यों, क्योंकि वो 5वें साल होते होते वो बच्चा 1 साल का हो गया था, ठीक है। तो इसलिए उसका जन्म क्या चौथे साल में हुआ होगा, ठीक है ना। तो बताओ ये शादी के समय 23 ईयर्स था, उन दोनों का एज जोड़ेंगे तो एवरेज एज जो था 23 था, तो एग्जैक्टली क्या था उनका एज जोड़ने पे, तो 23 इंटू 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, क्या था एक्चुअली उनका जो था उस टाइम एज था 46 ईयर था। दोनों को एज को अगर हम जोड़ देते हैं हस्बैंड वाइफ की, तो कब, जब शादी हो रहा था तब। तो अभी निकालना कब है, कब का एज निकालना है भाई, तीनों का एवरेज जब जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था, मतलब 4 साल के बाद, ठीक है। तो देखो हस्बैंड भी 4 साल बड़ा हो जाएगा और वाइफ भी 4 साल बड़ी, तो 4 4 8 साल, तो इनकी एज में 8 साल जोड़ दो, क्या हो जाएगा 6 6 12 13 14, मतलब 54 ईयर्स, ठीक है। तो इन दोनों का एज तो 54 ईयर्स हो गया, अभी वर्तमान में 54 ईयर्स हो गया, और बच्चे का जन्म ही हुआ तो इसका 0, ठीक है। तो ये कितने लोगों का जोड़ा हमने, हस्बैंड वाइफ दोनों का, तो 2, और ये बच्चा 3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। फाइनली आंसर सी। एवरेज निकालेंगे तो ये तो 2 लोगों का योग हो गया, जोड़े हैं एज को हमने, और बच्चा का जोड़ 0 है, फिर भी 3 लोगों हो गए ना, तो तीनों का एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वही मैंने बोला कि जो क्वेश्चन समझ गया उसके लॉजिक को वो सॉल्व कर लेगा, अदरवाइज आप बैठ के देखते रह जाते। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है ना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसका रेशियो क्या होगा, 25 का पावर है 2.5, तो 25 का, और इधर क्या रेशियो में 5 का पावर है 3, तो 25 का पावर को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में क्या भाई 2.5 इसका पावर में, ओके। रेशियो 5 क्या है 5 का पावर 3 है, तो ये 2.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 5 होता है, तो 5 का पावर ये इतना, और ये 5 का पावर 3, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा, ये जो आया इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 5, ठीक है, 5 हो गया,
रेशियो 5 × 5 × 5। हम क्यों कैलकुलेशन करें, हम इसीलिए ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 5 कट गया, 1 2 3 5 कटे तो बचा क्या 25, और इधर पूरा कट गया तो क्या बचा है रेशियो में 1, तो 25 रेशियो क्या बच गया 1। तो फाइनली आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बोलते कि 5 का पावर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करें भाई, हम सिंपली लिख के दोनों साइड एक ही चीज़ है तो हम कटा लेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, tan θ/2 + cot θ/2 का सिंप्लीफाइड वैल्यू बताओ। इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगा। गाइस देखो ऐसे जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, रट जाते हैं। क्यों, बिकॉज ये फॉर्मूला है, ये tan θ/2 है ना, कहीं कहीं आपको tan a/2 बोल देगा, cot a/2 बोल देगा, sin a/2 + cos a/2 बोल देगा। ठीक है, sin a + cos sin b का वैल्यू पूछ देगा, sin a + b का वैल्यू पूछ देगा। ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्मूले में आते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला होते हैं। या तो आप मेरे वीडियोस में से जाकर देख लेना, मैथ 2020 करके जो प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ लेना, अदरवाइज इंटरनेट से इंपॉर्टेंट ट्रिगो फॉर्मूला को डाउनलोड करके रट जाना। इसका वैल्यू होता है 2 cosec थीटा। ठीक है ना, हर कीमत पे इसका वैल्यू, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है एक तरीके से। और आपके एग्जाम में ट्रिगो का मेनली जनरली ना फॉर्मूला ही पूछता है, जैसे साइन a + b का पूछ देगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछ देगा, साइन a + cos a का, या फिर साइन a + साइन b का। ऐसे करके बहुत सारे फार्मूला जो होते हैं ना, आपने 10th और 12th में जो पढ़ा था वो डायरेक्टली पूछ देता है आपके एग्जाम में कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्व करने बैठोगे तो एक पेज में सॉल्व होता है, पता है ना इसके फार्मूला को सॉल्व करने में कितना लेंदी होता है। तो इसको रट जाओ कि 2 cosec थीटा इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये बस एक नमूना था, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही आ जाए, बट मैं बता रहा हूँ कि उसी पे आधारित बहुत सारे फार्मूले डायरेक्टली सेम टू सेम पूछे जाएंगे आपसे। जैसे साइन पे पूछ दे, कॉस पे पूछ दे, जिस पे भी पूछना होगा उसको पूछ देगा, बट फार्मूला ही पूछेगा। तो डिपेंड करता है आप पे कि जाओ जितना तैयारी करना है करो। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल, मतलब तीनों जो साइड है वो इक्वल है। ठीक है ना, तो ये 6 ये भी है, 6 ये भी है, 6 ये भी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4, और ये क्या है a²। ए क्या है भैया, ए साइड है भुजा, तो ए का वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो। यही तो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, 6 × 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये 3 × 3 क्या हो गया 9, 9√3 आपका फाइनली आंसर हो गया। आगे हाँ, मेंसुरेशन और एडवांस मैथ, मेंसुरेशन तो एक्चुअली ये एडवांस में नहीं आता है, अरिथमेटिक में आता है, कुछ लोग एडवांस बोलते हैं इसको। तो एडवांस में आ गया आपका ज्योमेट्री वगैरह तो पूछता नहीं है, बाकी जो बेसिक 2D आपके मेंसुरेशंस है वो, और ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, इन सभी को अच्छे से बेसिक फार्मूला को क्लियर करके जाना। खास करके 2D का तो बिल्कुल भी, मतलब मेंसुरेशन का फार्मूला को जुबान पर रख के जाना, बिकॉज सेम टू सेम फार्मूला से रिलेटेड, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा कि फार्मूला याद है तो फटाक से आंसर आया, ऐसे ही क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं। जाना एग्जाम में तो देखना। एक बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि एक फल विक्रेता आमों को 187 रुपये प्रति केजी बेचता है तो उसे 15% का लॉस होता है। यदि वो 264 रुपये पर केजी जो है वो बेचे तो उसको प्रॉफिट क्या होगा। गाइस देखो यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन है। ये क्या उसका 187 सेलिंग प्राइस है, उसकी लॉस है 15%। ठीक है, तो हम अगर इसका सीपी निकाल लें, ठीक है ना, और यहाँ पे सीपी निकाल लें और ये एसपी ऑलरेडी दिया है सेकंड कंडीशन में, तो हमें प्रॉफिट लॉस का मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन देखो, दो कंडीशन है, पहले हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस दे रखा है, दूसरा कंडीशन में सेलिंग प्राइस दे रखा है और बोल रहा है कि बताओ अगर हम इतने रुपए में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो कब पता चलेगा, जब हमने कितना में खरीदा है, तो उसके बाद ना हमें पता चलेगा कि हम जितने में बेचें तो प्रॉफिट है कि लॉस। तो सबसे पहले जितना आपने खरीदा है क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ये निकालो। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू, अगर लॉस हुआ है तो क्या करेंगे 100/100 माइनस लॉस, तो हमें 100 - 15 करोगे तो क्या होगा 85। अब जाके इसको आप कटाओ, कैसे कटाओगे, तो 5 को 17 बार में घटाओ, 85 को 5 से, ये हो गया 20 बार में, और 17 को कटाओगे तो 11 बार में कटेगा। तो 11 × 2 करोगे तो क्या होगा 220। सीपी क्या हो गया आपका 220 रुपये। और आपको पूछ रहा है कि अगर हम 264 रुपये में बेचेंगे, अगर सेलिंग प्राइस हमारा 264 हो तो हमें प्रॉफिट होगा कितने % का। तो सेलिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP बाई CP × 100, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेलिंग प्राइस 264 है, 264 में जब 20 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ 44 होगा। तो 44 बटा में क्या होगा 220 हमारा CP है इंटू 100, तो ये जीरो कट गया और ये 2 बार में कटेगा, मतलब 2 × 10 = 20%, मतलब हमको वहाँ पे 20% का बेनिफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। ओके ना, बस बेसिक है। देखो अरिथमेटिक हो या मैथ हो या फिर कुछ भी हो, दो चीज़ यहाँ पे ध्यान देना था। एडवांस को हम छोड़ दें, अरिथमेटिक में तो
पहला क्वेश्चन को समझने का मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ने का तरीका सीख लो कि कैसे हम क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के समझ जाए। और दूसरा, अर्थमेटिक का पूरा शॉर्टकट्स फॉर्मूला ये सब अपने जुबान पे रखो। क्यों? जितना कैसे होगा ये प्रैक्टिस पे ही होगा। अब पूछोगे कि मैथ पढ़ता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सब चीज़ डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर मैथ आप डेली 50-60 क्वेश्चन बनाते हो मिक्स चैप्टर से, तो भैया मैथ आपसे कहीं जाएगा नहीं, छूटेगा नहीं, मैथ आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर पर बेचने पे 10% का लॉस होता है। बताइए कि कपड़ा किस दर पर बेचा जाए तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि बताओ हम कितने में बेचें कि हमें 15% का प्रॉफिट हो। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था और प्रॉफिट पूछ रहा था ना, थोड़ा सा उल्टा किया है बट फॉर्मूला वही लगेगा। सबसे पहले दे रखा है कि हमने इतने रुपए में बेचा तो हमें 10% की लॉस हुई, तो यहाँ पे फिर से हम एक बार सीपी इसका निकाल लेंगे, तब ना प्रॉफिट लॉस का और सेलिंग प्राइस का सब आगे का खेल जो होगा बाद में होगा। बट पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सीपी निकालेंगे। तो 9 इंटू 100 बाई 9, 10% का लॉस है तो 100 माइनस 10 90, 0 0 कट गया, 9 कट गया, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया 10 रुपीज़। हमने 10 रुपये में खरीदा था, अब हमें 15% का प्रॉफिट कमाना है तो हम कितने में बेचेंगे, तो 15% इसमें ऐड कर दो भैया। ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये क्या हो गया 25। ठीक है ना, तो एक मिनट, मैंने शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम किया है, एक बार समझ लो। सीपी हमारा था 10 रुपये, ठीक है, और इसमें हमको 50% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है ना, तो 15% का प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 करेंगे, ये कट गया। ठीक है ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 15। अब इसको आप लोग डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 23/2 से 23/2 करोगे तो 1.50। ठीक है, 11 पॉइंट मतलब 11.5 होगा, तो वो जीरो खुद से रख सकते हो, तो 11.5 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, चलो यही तो क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामानों पर 60% बढ़ा कर लिखता है और 25% छूट दे देता है। देखो मान लो कि क्या बोल रहा है ना, उसने क्या बोल रहा है ना, मार्क प्राइस किया था और उस पर वो 60% बढ़ा दे रहा है, फिर वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है ना, तो बोलो कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा अगर उसने 540 रुपये में खरीदा था। देखो 540 में खरीदा था और उसने 60% बढ़ा दिया, ठीक है, फिर 25% घटा दिया, ये क्या नौटंकी है, उसका नौटंकी देखते हैं। ठीक है, देखो कैसे देखेंगे हम लोग। हमने 540 में, समझ लो कि आप ही का है, 540 रुपये में आपने खरीदा, फिर क्या बोला कि 60% बढ़ा दिया, तो 60% बढ़ाया तो हम 100 में 60 बटा क्या करेंगे, 100 + 60/100। ठीक है, तो 160 हो जाएगा। अभी हमने फिर 25% घटा दिया तो 100 - 25/100, तो 100 में से 25 गया तो 75/100। अब ये हमारा क्या हो गया, फाइनली सेलिंग प्राइस हो गया। तो यही तो हमें सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व कर लो इसको। 25 को 3 बार में डिवाइड दो, ये 4 बार में 25 से कट जाएगा, 1 0 1 0 और ये 0 कट गया। ठीक है, और ये 4 है तो हम 16 से कटा देते हैं, तो क्या हो गया 54 × 4 × 3। हम इसको ज़रा साफ करके लिख लें, 54 × 4 × 3। अब साफ करें नहीं करें, इतने में हमारा आंसर आ जाएगा 648। फाइनली आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। गाइस आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है ना, और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वेट करो, रीजनिंग का क्लासेस आज ही आएगा, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, और रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट जाके देखो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। और नॉन वर्बल का मैंने एक सेट तैयार किया है 10 क्वेश्चन का, और मैं वेट कर रहा हूँ कब अपलोड करूँ। 2 वीडियो ज़्यादा मैं जब अपलोड कर रहा हूँ ना तो उसके नोटिफिकेशन जा ही नहीं रहा है आपको, तो अल्टीमेटली मुझे उसे डिलीट करना पड़ रहा है अपलोड करने के बाद, इसलिए मैं 2 से ज़्यादा कल देने का प्रयास किया था, बट वो क्या हुआ,